नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। और हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास की। और सेंटर ऑफ मास के मोशन से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट देखा। हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे फाइंड किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसकी बात करने वाले हैं? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर हम किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो वो होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, क्या होता है? ये है पोजीशन वेक्टर। और इसको हमने एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था। और वो क्या आया था? वो आया था m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या आया था? ये वेलोसिटी आया था। हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो इसको हम फिर से एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के बाद में, है ना, हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। तो हम लिखेंगे m1 dv1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 dv2 वेक्टर डिवाइडेड बाय dt डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, m1 प्लस m2। और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है, अगर हमने इस m1 प्लस m2 दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m1 प्लस m2 का मतलब है टोटल मास ऑफ सिस्टम। मतलब कि अगर हम m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखें तो वो होगा m1 a1 वेक्टर, मतलब कि फर्स्ट वेक्टर पे लगने वाला फोर्स, फर्स्ट मास पर लगने वाला फोर्स, प्लस m2 a2 वेक्टर, है ना। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल या मास पर लगने वाला फोर्स को देखें तो वो क्या होगा? वो होगा m1 a1 वेक्टर। सेम एज इट इज f2 की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? m2 a2 वेक्टर। ओके, और अगर हम नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, मतलब कि टोटल फोर्स दैट इज पहले वाले पे लगने वाला प्लस दूसरे वाले पे लगने वाला। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ पर इसको हम F1 लिख सकते हैं, इसको F2 लिख सकते हैं। मतलब कि हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या लिख सकते हैं? इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इससे रिलेटेड और नए कॉन्सेप्ट हम जोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर हमको एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का पता है, टोटल मास पता है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। और अगर if this f external is equal to 0, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। मतलब कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास पर फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है, इसलिए इसका मतलब उस पर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पर एक हमको कॉन्सेप्ट लिख लेना है, एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0
is equal to 0, so the velocity of center of mass is equal to constant. ओके, ये हमको एक कॉन्सेप्ट हमने लिखा, और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे if this velocity of center of mass is equal to 0, मतलब रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन सेंटर ऑफ मास के फाइनल पोजीशन के बराबर होगा। अगर सिस्टम में इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, कुछ इंटरनल काम चल रहा है ना, पर एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acting on system of particles, okay, acting on system of particles, then its center of mass remain in rest. Okay, center of mass rest में रहेगा, remains in रेस्ट, नो मोशन, वो वहीं का वहीं रहेगा। मतलब कि सेंटर ऑफ मास का जो इनिशियल पोजीशन है वो सेंटर ऑफ मास के फाइनल पोजीशन के बराबर होगा। ओके, इसी से रिलेटेड हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में गिवन है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट स्पीड 100 मीटर पर सेकंड एट एंगल 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। At highest point, the projectile break into two parts of mass 1:3, the smaller coming to rest. Okay, दो पार्ट में डिवाइड हुआ 1:3 के पार्ट में, और जो छोटा वाला है वो रेस्ट में आ जाता है, मतलब नीचे गिर जाएगा। Find the highest, the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands. Okay, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली विजुलाइज कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, ओके, दिस इज अवर ग्राउंड, और यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो पहुँचेगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक m और एक 3m, ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो जो 3m वाला है वो तो नीचे गिर जाएगा, है ना, क्योंकि उसका वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ पर आ गया। तो उस m का जो m था उसका पोजीशन आफ्टर द स्टेडी स्टेट फाइनल, उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, रेंज का हाफ, मतलब r/2 हो जाएगा। ओके, और ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये ऐसा आगे जाके कहीं गिरेगा, है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्लॉट कर लेते हैं। ये आगे जाके कहीं गिरेगा, ये बड़ा वाला ब्लॉक जो है ये आगे जाके कहीं गिरेगा। इसका इसका लोकेशन हम ऐसा बना लेते हैं, ये आगे जाके यहाँ पे कहीं गिरेगा। मान लेते हैं उसको लिख देते हैं x2, क्या लिख देते हैं, x2। पर अगर ये ब्रेक नहीं होता, तो ये कहाँ गिरते, ये r पर जाके गिरते, दोनों कहाँ पर गिरते, r पर जाके गिरते। और x डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स along x एक्सिस, x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई ग्रेविटी लग रहा है, वो वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, तो x कोऑर्डिनेट उसका फिक्स रहेगा। तो अगर वो ब्रेक भी हो गया तो इनिशियल पोजीशन जो होना चाहिए थी वो फाइनल पोजीशन के बराबर हो। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं कि अगर वो ब्रेक नहीं होता, है ना, तो पोजीशन वेक्टर विदाउट ब्रेक, है ना, विदाउट ब्रेक is equal to position vector of what, center of mass is equal to position vector with break, है ना। मतलब कि वो जहां पहले गिरता, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो जहां गिरता उसका सेंटर ऑफ मास वहीं लैंड करेगा ब्रेक होने के बाद भी, है ना, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर हम विदाउट ब्रेक बात करें तो सेंटर ऑफ मास कहां पर था, r पर होना चाहिए था। पर अगर ब्रेक की बात किया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे m1 x1 प्लस m2
x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। मतलब r इज इक्वल टू m1 का वैल्यू क्या, छोटे वाले का m, है ना। हमने देखा छोटे वाले का मास कितना है m और बड़े वाले का मास कितना लिया 3m, क्योंकि 1:3 के पार्ट में डिवाइड हुआ। x1 का वैल्यू r/2 हो गया, ओके, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3m और x2 हमको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा 4m। m तो यहाँ कैंसिल हो गया, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m माइनस r/2 इज इक्वल टू 3x2, है ना। तो ये हो जाएगा 8 माइनस r, यहाँ पर r लिखना पड़ेगा 4r, है ना। तो ये हो जाएगा 8 मतलब कि 7r/2 इज इक्वल टू 3x2, सो x2 इज इक्वल टू 7r/6, कितना हो जाएगा 7r/6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि उसका पोजीशन क्या है। अब r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू तो हमको पता है u² साइन 2θ डिवाइडेड बाई g, पर हम यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, u² साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g, है ना, क्योंकि हमारे पास साइन 37 कॉस 37 का वैल्यू हमको पता होता है, ठीक है। तो u² का मतलब 100 का स्क्वायर, ओके, 2 साइन 37 कितना होगा 3/5, कॉस 37 कितना होगा 4/5 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू कितना है 10, तो ये एक 0 तक कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24, है ना। तो 24 इंटू डिवाइडेड बाई 25 इंटू, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा तो 3 जीरो बचेगा और ये 40 बार कटेगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू 4 दैट इज 16 एंड 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो ये 960 हो जाएगा, इतना मीटर, ओके। अब अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करें, है ना, जस्ट अ मिनट। तो अगर हम यहाँ पर अब वैल्यू पुट करें, x2 का वैल्यू फाइंड करें, है ना, स्पेस हम यहाँ पर हमारा वीडियो कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम x2 का वैल्यू फाइंड करें, तो वो है 7/6 इंटू r, और r का वैल्यू कितना है 960, है ना। 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 1 जा, और यहाँ पर बचा 3 और 6 6 जा 36, है ना, और ये हो जाएगा 1280 जस्ट अ मिनट, ये 1280 नहीं, यहाँ पर 16 7 जा होता है 1120 मीटर, दैट इज द आंसर। तो यहाँ पर वो कितने डिस्टेंस पे आकर गिरेगा 1120 मीटर, है ना। यहाँ से उसका जो डिस्टेंस होगा वो इतने डिस्टेंस पर आके गिरेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। हमने देखा है कि सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट की हेल्प से भी हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और भी हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।